हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज के वीडियो में सामाजिक अध्ययन की सीरीज़ लेकर आए हैं और सामाजिक अध्ययन की सीरीज़ देखेंगे जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी होंगे हम उन्हें देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु है, कहने का मतलब वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड पूछा गया है। तो वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है हमारे भारत में ये रहता है 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वैसे इसकी हवाएं जो मानसूनी पवनें होती हैं वो 1 जून के करीब केरल के तट से उठती हैं और 15 जून तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये फैल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये टाइम पीरियड कितना है, 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण है, मतलब सबसे प्राचीन पुराण पूछा गया है कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना है कि विष्णु पुराण की नारद पुराण या कोई भी नहीं। तो सबसे पुराना अगर प्राचीन पुराण की बात की जाए तो मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा पुराना पुराण है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछे गए हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल, पतंजलि, गौतम या जैमिनी। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं आपके कपिल। ठीक है, जो कपिल मुनि थे वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। पतंजलि किसके प्रवर्तक हैं, तो पतंजलि हैं योग दर्शन के। गौतम, अचपात गौतम किसके प्रवर्तक हैं, तो ये हैं आपके न्याय दर्शन के। और जैमिनी हैं आपके मीमांसा दर्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत को अन्य किन नामों से जानते हैं, जय संहिता, सतसहस्त्री संहिता, अ तथा व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही नाम महाभारत के हैं। ठीक है, तो सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। जय संहिता भी कहते हैं महाभारत को और सतसहस्त्री संहिता भी महाभारत को ही कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या सामवेद से। देखिए, अगर ऑप्शन भी देखें आप तो समझ जाएंगे कि तीनों वेद हैं। इसमें तीन ऑप्शन जो दिए गए वो वेद हैं, खाली एक ही उपनिषद है इसमें, वो है आपका मुंडकोपनिषद। ठीक है, बाकी सारे के सारे वेद हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अस्तो माँ सदगमया। आपने प्रेयर सुनी होगी, सरस्वती माँ के ऊपर ये गाई भी जाती है कई स्कूल्स वगैरह में। तो ये किससे लिया गया है, सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से या अथर्ववेद से। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद है, इसमें ये लाइन ली गई है अस्तो माँ सदगमया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है। याद रखिएगा कि मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं और इनकी संख्या कितनी है, 6 है। और ये संविधान के भाग 3 में आते हैं। ठीक है, भाग 3 में आते हैं। और किस नंबर से आते हैं, तो जो आपका अनुच्छेद 12 है, 12 से लेके 32 तक, ये सारे के सारे भाग 3 में आते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों की संख्या है 11, 13, 12 या 14। तो मूल कर्तव्यों की संख्या है आपकी 11। जो अनुच्छेद 51A में बताए गए हैं इनकी संख्या है 11 और ये किससे लिए गए हैं, तो यूएसएसआर से, जिसे हम सोवियत संघ कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है जौ, गेहूँ या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जौ और गेहूँ दोनों ही काफ़ी प्राचीन फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, तो सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है, सिंधु नदी, गंगा नदी, रावी या यमुना नदी। तो मोहनजोदड़ो का संबंध है आपका सिंधु नदी से, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो बसा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रीष्म ऋतु संबंधित है, मतलब इसका भी टाइम पीरियड पूछा गया है। तो 15 मार्च से 15 जून, 22 दिसंबर की स्थिति, आ या बाद दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दिसंबर में तो गर्मी नहीं पड़ती है ना, तो इसका सही समय हो जाएगा 15 मार्च से लेकर 15 जून। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इससे ही ग्रीष्म ऋतु संबंधित है। फिर नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, मतलब किसने सबसे पहले खोजा था मोहनजोदड़ो को, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा या रविंद्र सिंह। देखिए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा को सबसे पहले खोजा था, जबकि रखालदास बनर्जी ने सबसे पहले मोहनजोदड़ो को खोजा था। तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। और ये कब खोजा था, तो 1922 में। हड़प्पा को दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था। ठीक है, तो ये सही आंसर है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध है, मतलब कौन सी नदी हड़प्पा सभ्यता से होकर गुजरती थी। ठीक है, रावी नदी, सतलज, सिंधु नदी या घाघरा नदी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किनारे जहाँ बसी थी हड़प्पा सभ्यता, उसके किनारे रावी नदी निकलती थी। तो रावी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रावी नदी। सेकंड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननकर्ता हैं। तो ये देखिए, मैंने बता ही दिया, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में इस सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी या ये सभी? तो देखिए सही आंसर इसका क्या है? गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत में बहने वाली भी सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर कह सकते हैं हम, ये इसकी लंबाई है। गोदावरी आपकी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है और यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? गंगा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सभी? तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आपको पता होगा कि ये एक अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को आधे आधे भागों में बांट देती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच में रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है। तो ये क्या करती है? दक्षिणी ध्रुव को और उत्तरी ध्रुव को आपस में बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है? तो ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख शक्ति के साधन है कोयला, विद्युत, खनिज तेल। सेकंड ऑप्शन है लोहा, इस्पात। थर्ड है वायु एवं जल, या फोर्थ है ये सभी। तो देखिए ये सभी जितने भी साधन दिए गए हैं ये सारे शक्ति के ही साधन हैं। ठीक है, वायु से भी हम विद्युत बनाते हैं, जल से भी बनाते हैं, कोयला, खनिज तेल, इन सभी का यूज़ हम शक्ति के साधनों के रूप में करते हैं। ठीक है, तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सूखा या ये सभी? तो इसका आंसर भी आपका दा हो जाएगा, सभी की सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, ये मनुष्य के कहने पर नहीं आ रही हैं सारी सारी। ठीक है, या मनुष्य का इसमें कोई रोल नहीं है, सारी सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप है, सूखा है और बाढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं। इनका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 अक्षांश से 50 अक्षांशों के तक होता है। ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं, या ये सभी? तो देखिए सारी की सारी विशेषताएं आपकी पछुआ पवनों की ही हैं। जब भी आपके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पछुआ पवनें किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए, तो ये चारों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, तीनों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हवाएं जो हैं वो उच्च दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी की ओर बहती हैं। दूसरा है कि ये 30 अक्षांश से 50 अक्षांशों के बीच में इनका क्षेत्र होता है और ये हवाएं जो है काफ़ी आवाज़ करके चलती हैं। ठीक है, ये तीनों विशेषताएं पछुआ पवनों की हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ क्या होता है? तो देखिए जब सूर्य के पीछे के भाग की बात करेंगे ना तो वहाँ पे हमेशा रात होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2500 ईस्वी पूर्व में। जब कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता विकसित हुई थी तब उस समय का जो टाइम पीरियड था वो था 2500 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु से संबंधित है, टाइम पीरियड पूछा गया है इसमें भी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका? 15 दिसंबर से 15 मार्च, या 21 दिसंबर की स्थिति, या 21 मार्च से 21 दिसंबर की स्थिति। तो देखिए 21 मार्च की अगर बात की जाए तो 21 मार्च में उस टाइम तो गर्मी पड़ रही होती, तो ये तो होगा नहीं। 21 दिसंबर की बात की जाए तो 21 दिसंबर खाली एक दिन नहीं पड़ रही है सर्दी, तो ये भी आंसर सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक सर्दियों का टाइम चलता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या कुणाल? तो देखिए मौर्य काल के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और किसकी मदद से इन्होंने मौर्य काल की स्थापना की थी? तो वो थे चाणक्य, इनके गुरु थे चाणक्य, जिनकी मदद से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कुमारगुप्त जो प्रथम थे इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बताया था, 105 है, 108 है, 106 है या 104 है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 108। ठीक है, 108 उपनिषद हैं इस समय में। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 108। फिर महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि या महर्षि व्यास, या आ और बात दोनों या कोई नहीं?
तो रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है संगीत का संबंध है, कौन से वेद से संगीत का संबंध है? सामवेद से, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो जो सामवेद है इसे संगीत का जनक भी माना जाता है, इसलिए संगीत का संबंध किससे होगा? सामवेद से होगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक हवाएं मिलती हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिण, फिर है 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री दक्षिण उत्तर, या 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री पूर्व पश्चिम, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यापारिक पवनें आपको मिलेंगी 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है इसमें व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, महावीर स्वामी थे, या अकबर थे? तो देखिए अकबर ऑप्शन तो आप सीधे सीधे हटा सकते हैं। ठीक है, अब बचे 3, तो सही आंसर है आपका महावीर स्वामी। ये लास्ट और 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, अंतिम तीर्थकर भी यही थे और 24वें तीर्थकर भी यही थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, अंतिम भी यही थे और 24वें भी तीर्थकर यही थे। तो ये ऑप्शन आपका क्या आंसर हो जाएगा? महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैकमोहन रेखा संबंधित है भारत और चीन से, भारत और अमेरिका से, भारत और पाकिस्तान से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए याद रखिएगा हमेशा कि मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन से संबंधित है। भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर है वो मैकमोहन रेखा से संबंधित है। ठीक है, और जो रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान की है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर मान लो कि रेड क्लिफ लाइन है, और भारत और चीन का क्या कहलाएगा? आपका मैकमोहन लाइन। और भारत और अमेरिका का तो होगा ही नहीं क्योंकि अमेरिका काफ़ी दूर है भारत से। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किससे संबंधित है? भारत और चीन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह है बुध, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। आपको पता ही होगा पहला ग्रह यही पड़ता है, सूर्य के सबसे निकट भी यही स्थित है और सबसे छोटा ग्रह भी यही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाने चक्रवात है असम का, चीन का, भारत का या नेपाल का? तो थाने चक्रवात आपका भारत का है। थाने एक जगह भी है आपकी महाराष्ट्र में, और ये चक्रवात भी उसी जगह आया होगा, इसलिए इसका नाम थाने चक्रवात है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिकेन चक्रवात संबंधित है मैक्सिको की खाड़ी, यूएसए, जापान की खाड़ी या जापान? मतलब हर जगह क्या होता है कि अलग अलग चक्रवात आते हैं, तो उन चक्रवातों का नाम दे देते हैं कुछ लोग। तो किसी जगह इसका नाम हरिकेन है, तो किसी जगह टाइफून है, तो हर जगह के अपने अलग अलग नाम है, फेमस नाम। तो हरिकेन चक्रवात जो है वो मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है। तो याद रखिएगा हरिकेन चक्रवात कहाँ का है? तो मैक्सिको की खाड़ी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफून चक्रवात कहाँ का है? जापान का, फिलीपींस का, चीन का या सभी का? तो देखिए चारों जितने भी जगह दी गई हैं ये तीनों जगह एक ही जगह मतलब पास ही पास में है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो टाइफून चक्रवात है ये जापान का भी है, चीन का भी है और फिलीपींस का भी है। तो द ऑप्शन आपका सब आंसर हो जाएगा इसका सभी। ठीक है, तो टाइफून चक्रवात कहाँ कहाँ आता है? आपका जापान में आता है, चीन में आता है और फिलीपींस में आता है। नेक्स्ट है कि बिलीबिली चक्रवात कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए या जापान? तो बिलीबिली चक्रवात है आपका ऑस्ट्रेलिया का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा काफ़ी पूछा जाता है बिलीबिली चक्रवात कहाँ आता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट है जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे कहते हैं चक्रवात, भूकंप, प्रतिचक्रवात या सभी? तो इसे बोलते हैं प्रतिचक्रवात। जब केंद्र में दाब अधिक हो और केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलें तो इसे कहते हैं प्रतिचक्रवात। लेकिन जब बाहर से हवाएं अंदर की ओर चलती हैं तो उसे कहते हैं हम लोग चक्रवात। याद रखिएगा एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक को याद कर लीजिए दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात की विशेषताएं हैं। यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है, और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये देखिए दोनों ही विशेषताएं चक्रवात की हैं। यहाँ पे क्या होता है कि निम्न दाब का केंद्र होता है, जो केंद्र होता है उसमें निम्न दाब होती है, और इसके केंद्र के बाहर की ओर जब जाते हैं तो दाब बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन चक्रवात की विशेषताएं हैं, तो सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और बात दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश जो कल्याणी इसकी संस्था थी उसका संस्थापक कौन था? तो देखिए चालुक्य वंश की कई शाखाएं थी, जिसमें जो कल्याणी की पूछी गई है तो कल्याणी के जो संस्थापक थे वो थे आपके तैलप द्वितीय। तो ब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तैलप द्वितीय किसके संस्थापक थे? तो चालुक्य वंश की जो कल्याणी शाखा थी उसके संस्थापक थे। फिर अब वर्धन वंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार या रजिया?
देखिए वर्धन वंश से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके संस्थापक कौन होंगे, हर्षवर्धन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर सांची के स्तूप का निर्माण करवाया, बिंदुसार, अशोक, अकबर या महेंद्र। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था आपका, अशोक ने कराया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, हर्षवर्धन, अशोक, कुणाल या बिंदुसार। तो हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, इसका सही आंसर है आपका हर्षवर्धन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ट्रिक कैसे याद रखनी है आपको, तो इसका हा याद रख लीजिए, हर्षवर्धन का हा याद रखिए। ठीक है, तो हेनसांग किसके समय में आया, हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इंडिका जो पुस्तक थी वो लिखी थी आपकी मेगास्थनीज ने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेगास्थनीज किसके समय में आया था भारत, तो ये आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य, साहित्य कार्यों का संरक्षण, राजस्व एवं भूमिकर या साम्राज्यवाद। तो गुप्त राजवंश आपका फेमस था कला एवं स्थापत्य के लिए, क्योंकि साम्राज्यवाद से मतलब है कि अपना साम्राज्य बढ़ाने पे देखता था, तो ऐसा कुछ नहीं था। ना ही करियर के लिए ये फेमस था, सबसे ज़्यादा फेमस था ये कला एवं स्थापत्य के लिए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित हैं, कि जो अजंता की कलाकृतियाँ थीं वो किससे संबंधित हैं, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से। तो इन्हें गुप्त काल, जो गुप्त वंश चल रहा था ना उसके टाइम पीरियड में इन्हें बनवाया गया था। तो अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि सबसे लंबा दिन कब पड़ता है, 22 दिसंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, लगभग कितने दिन में परिक्रमा करती है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 365.12 दिन में, 365.25 दिन में, और ऑप्शन सुनने बेकार हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका 365.25 दिन में। आपने कई जगह देखा होगा कि 365 से 1/4 दिन लिखा होता है, तो इन्होंने क्या किया, पॉइंट लगाकर 25 जोड़ दिया है। ठीक है, तो सही आंसर आपका ब ऑप्शन होगा। पृथ्वी अब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 365 से 1/4 दिन में या 365.25 दिन में। तो आज की वीडियो में आपके सामाजिक अध्ययन के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और जितने बचे हैं क्वेश्चन वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तैयारी करते रहिए अच्छे से, एक एक नंबर वाले तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फोकस करिए साइंस और मैथ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।